अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पर परागण। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में आप लोगों ने स्वपरागण पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं, माइक लग गया ना, हाँ आवाज आ रही है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं पर परागण की क्रिया। ठीक है, स्वपरागण कंप्लीट हो गया। पर परागण पढ़ेंगे। ठीक है, पर परागण का मतलब क्या है? जब एक पादप, ये क्या बनाया हमने, पादप के पुष्प, ये क्या बनाया हमने, पुष्प। ठीक है, ये द्विलिंगी भी हो सकता है और ये एक लिंगी भी हो सकता है। ठीक है ना, जब एक पादप के पुष्प उसी प्रजाति के दूसरे पादप, पहले बना देता हूं मैं, ये लो, सेम है, समान प्रजाति के पादप, ये दोनों समान प्रजाति के, गुलाब गुलाब का, ये भी गुलाब का, ये भी गुलाब का, ये कल्पना कर लो आप तो। ठीक है ना, जब एक पादप के पुष्प के परागकण, ठीक है, ये एक पादप, ये उसका पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। परागकण क्या है? उसी प्रजाति का कोई दूसरे पादप का कोई, मतलब उसी प्रजाति का कोई पादप है, दूसरा पादप है, उस पादप की पुष्प की वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। ये यहां पहुंच गया, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? पर परागण। मतलब परागकण क्या हो? पर, पराया, दूसरे, ठीक है ना, दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर क्या हो? पहुंच जाए, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? पर परागण की क्रिया कहते हैं। आगे बात समझ में, डेफिनेशन लिखता हूं, ध्यान से देखना। जब एक पादप के पुष्प के परागकण, जब एक पादप के पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प की वृत्तिकाग्र, दूसरे पुष्प की वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? पर परागण कहते हैं। आगे बात समझ, जब एक पादप, ये रहा एक पादप के पुष्प के परागकण, इस पादप के पुष्प के परागकण ये रहे, ठीक है ना, उसी जाति के, ये उसी जाति का दूसरा पादप का पुष्प दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर, ये दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? पर परागण की क्रिया कहते हैं। आगे बात समझ में, सिंपल सी लैंग्वेज है। जब एक पादप के पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? पर परागण कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे पर परागण की अनुकूलनताएं। जैसे स्वपरागण में अनुकूलनताएं पढ़ी, हवा चल रही बहुत तेज। जैसे हमने स्वपरागण की अनुकूलनताएं पढ़ी थी, वैसे ही हम क्या पढ़ेंगे? पर परागण की अनुकूलनताएं पढ़ेंगे। हेडिंग है पर परागण की अनुकूलनताएं, पर परागण की अनुकूलनताएं। ठीक है, पहली अनुकूलनता, एक लिंगी होना चाहिए। अब एक लिंगी पादपों के मैंने एग्जाम्पल बताए थे, याद रहे हो तो आप लोगों को, पपीता और खजूर, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है,
अब एक लिंगी का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ये रहा पादप, ये रहा पुष्प, और ये रहा इसमें स्त्री केसर, और ये रहा इसमें पुंकेसर। ठीक है, एक लिंगी का मतलब क्या है कि इस पुष्प में या तो पुंकेसर हो, इस पुष्प में क्या हो, या तो पुंकेसर हो, या इस पुष्प में क्या हो, या स्त्री केसर हो। या तो केवल पुंकेसर पाया जाए या केवल स्त्री केसर पाया जाए। तो क्या इसमें स्वपरागण हो सकता है कि देख के बताओ मुझे, स्वपरागण कब होगा, जब दोनों हो। अब दोनों में से एक तो यहां है नहीं, यहां भी दोनों में से एक तो है नहीं। जब दोनों में से एक नहीं है तो क्या इसमें स्वपरागण होगा, क्या नहीं होगा। तो पहली विशेषता क्या हो गई, इनके अंदर क्या होना चाहिए, इनके अंदर होना चाहिए एक लिंगता का लक्षण। तो इनके अंदर किसका लक्षण होगा, एक लिंगता का लक्षण होना चाहिए। आगे बात समझ में, ठीक है। दूसरा पॉइंट, भिन्न काल परिपक्वता। अब देखो, इससे पहले मैंने आप लोगों को जब स्वपरागण बताया था उसमें क्या बताया था, समकाल परिपक्वता। समकाल परिपक्वता का मतलब क्या था कि जब पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक ही समय परिपक्व हो तो उसमें क्या होगा कि उसमें हमेशा स्वपरागण की क्रिया होगी। ठीक है, लेकिन अब देखो यहां भिन्न काल परिपक्वता, ये दो पादप हैं, ठीक है। अब इस पादप के पुष्प के अंदर तो क्या हो रहा है, ये पुंकेसर पहले परिपक्व हो रहा है, और इसमें क्या है कि ये स्त्री केसर पहले परिपक्व हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, पुंकेसर पहले परिपक्व हो रहा है, तो क्या ये स्त्री केसर के ऊपर गिर जाएगा, यहां पर स्त्री केसर परिपक्व नहीं है। ठीक है, जब ये परिपक्व नहीं है तो क्या इसमें निषेचन की क्रिया होगी, क्या नहीं होगी, क्योंकि ये परिपक्व ही नहीं है, निषेचन करने योग्य है ही नहीं। तो जब निषेचन करने योग्य ये है नहीं तो इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होगी, और इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो ये उड़कर दूसरे पुष्प के ऊपर जाएगा। तो भिन्न काल परिपक्वता भी होना चाहिए पादपों में। अगर कोई परपरागण करता है पादप तो उनमें भिन्न काल परिपक्वता होनी चाहिए। अब इसमें दो कैरेक्टर आते हैं, मतलब दो लक्षण होंगे पादप में। कौन सा लक्षण होगा भिन्न काल परिपक्वता में, एक तो होगा पराग कोष पहले परिपक्व हो जाए। ठीक है, दूसरा लक्षण क्या हो सकता है, दोनों उभयलिंगी हैं, ठीक है, लेकिन परिपक्व इसमें पहले कौन हो रहा है, पराग कोष पहले परिपक्व हो रहा है। ठीक है, दूसरे में क्या है, वृत्तिकाग्र बोलो या स्त्री केसर बोल दो, जैसे हमने इसमें तो ऊपर वाला भाग लिया तो हम भी इसमें ऊपर वाला भाग ही ले रहे हैं। वृत्तिकाग्र पहले परिपक्व हो जाए, ये दो ही कंडीशन हो सकती है। या तो भिन्न काल परिपक्वता में क्या होगा भाई, भिन्न काल परिपक्वता का मतलब है कि ये दोनों अलग अलग समय पर परिपक्व होने चाहिए। ये दोनों कौन, ये पुंकेसर और ये स्त्री केसर, पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों अलग अलग समय पर क्या होना चाहिए, परिपक्व होने चाहिए। तो इसकी दो ही कंडीशन बन रही है, या तो पहले क्या होगा परागकोश परिपक्व होगा, या फिर क्या होगा वृत्तिकाग्र वाला भाग पहले परिपक्व होगा। यदि परागकोश वाला भाग पहले परिपक्व होता है तो इस लक्षण को हम बोलते हैं पुम पूर्वता का लक्षण। क्या बोलते हैं, पुम पूर्वता। पुम का मतलब पुमंग, पुमंग मतलब परागकण, परागकण पहले, पूर्वता, पूर्वता मतलब पहले, पुम पूर्वता। पुम, इस पुम का मतलब तो होता है पुमंग, और पुमंग का मतलब है परागकण। ठीक है,
आप लोगों को बताया था समूह में पाया जाएगा तो पुमंग, शुरू की क्लास से याद कर लो, और सिंगल हो तो परागकण, परागकण के समूह को बोलते हैं। ठीक है, तो पुमंग पूर्वता, यदि परागकण पहले परिपक्व हो जाए तो उस लक्षण को हम क्या बोलते हैं, पुम पूर्वता का लक्षण कहते हैं। और ऐसा किसमें पाया जाता है, ऐसा पाया जाता है साल्विया के पादप में। याद रखना है साल्विया आगे काम आएगा, साल्विया के पादप में पुम पूर्वता का लक्षण पाया जाता है। दूसरा है, यदि वर्तिकाग्र पहले परिपक्व हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्त्री पूर्वता। क्या बोलते हैं हम इसे, स्त्री पूर्वता कहते हैं। और ऐसा किसमें होता है, रोजेसी कुल के पादप में, रोजेसी कुल के पादप में, या ऐसा आप लोगों ने देखा होगा बैंगन के अंदर, बैंगन के अंदर भी ऐसा पाया जाता है। स्त्री पूर्वता का लक्षण किसमें पाया जाएगा, बैंगन में। पुम पूर्वता का लक्षण किसमें पाया जाएगा, साल्विया में पाया जाता है। तो भिन्न काल परिपक्वता का मतलब समझ गया आप लोग कि पर परागण की क्रिया कब होगी, जब ये उभयलिंगी है या द्विलिंगी है। अब द्विलिंगी है तो इसमें कौन सी क्रिया होगी, द्विलिंगी है तो इसमें मुख्य रूप से स्वपरागण होना चाहिए। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, पर परागण पढ़ रहे हैं। अब ये द्विलिंगी है तो स्वपरागण होगा, लेकिन द्विलिंगी होने के बाद भी इसमें परपरागण कब होगा, जब ये दोनों में से कोई भी एक अलग समय परिपक्व हो, मतलब भिन्न काल में या भिन्न समय में परिपक्व हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, भिन्न काल परिपक्वता का लक्षण कहते हैं। आगे बात समझ में, यदि परागकोश पहले परिपक्व हो जाए तो परागकोश का मतलब परागकण हो रहा है पहले परिपक्व, तो उसे हम बोलते हैं पुंग पूर्वता। कौन से पादप में पाया जाएगा, साल्विया के पादप में। यदि स्त्री पूर्वता किसे कहेंगे, यदि वर्तिकाग्र वाला भाग पहले परिपक्व हो जाए तो उसे स्त्री पूर्वता कहते हैं। किसे पाया जाएगा, बैंगन या रोजेसी कुल के पादप में ऐसा होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट स्वबंध्यता। स्वबंध्यता, इसका भी एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है। इसका तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, राखी बेल है, आलू है, चाय है, सेब है, केला है, अंगूर है, ये सब क्या है, स्वबंध्यता के लक्षण हैं। अब हमें तो ये पता होना चाहिए स्वबंध्यता क्या होती है। स्वबंध्यता का मतलब है कि बंध्यता का मतलब ही समझ लो आप लोग, तो बंध्यता का मतलब होता है, अगर जंतुओं की बात करें, हम बोले कि भाई जंतु बंध्य प्रकार का जंतु है, तो वो बंध्यता का मतलब है कि वो निषेचन करने योग्य नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहाँ क्या है, ये हमने बनाया पुष्प, ये पुष्प में स्त्री केसर, ये पुष्प में पुंकेसर। ठीक है, अब दोनों हैं तो स्वपरागण की क्रिया होगी, लेकिन यहाँ पर पाए जाने वाले जो पुंकेसर हैं वो बंध्य प्रकार के होते हैं। बंध्य प्रकार का मतलब है कि वो निषेचन करने योग्य नहीं होते हैं। तो ये हो या नहीं हो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं पादप को। ठीक है, अब ये बंध्य प्रकार के पाए जा रहे हैं इसमें परागकण, तो बंध्य प्रकार के हैं तो इसमें ये जनन की क्रिया नहीं कर पाता है, मतलब परागण की क्रिया इसमें नहीं होगी। आगे बात समझ में। ठीक है, तो फिर आप लोगों को सब निषेचन नहीं हो रहा तो फिर ये कैसे फल का निर्माण करेंगे। तो बेटा मैंने इससे पहले एक दो क्लासों में पहले आप लोगों को बताया था कि एक अनिषेक जनन भी होता है, जब बिना निषेचन की क्रिया के क्या हो, फल का निर्माण हो जाए, तो उसे हम अनिषेक फलन बोलते थे। ठीक है, तो वो क्रिया काम आ जाती है यहाँ पर। अभी उसके बारे में नहीं सीखना हमें तो स्वबंध्यता के बारे में पता करना है। तो स्वबंध्यता का मतलब क्या है कि जब किसी द्विलिंगी पुष्प में बनने वाले परागकण बंध्य प्रकार के हों, तो बंध्य प्रकार के होंगे तो उनमें कौन सा होगा, स्वपरागण की क्रिया उसमें नहीं होगी, पर परागण की क्रिया उनमें पाई जाती है। ये लो साहब। फिर नंबर 4 में वहां लिख देता हूं, यहां हार्पोगेमी, या इसको बोलते हैं हम अवरोध। कौन से पादप में होगा, आंख के पादप में होगा। ठीक है, अब अवरोध का मतलब क्या है कि जब पुष्प तो द्विलिंगी होगा, ये पुष्प द्विलिंगी होगा। ठीक है,
अब इसमें क्या है, पुष्प द्विलिंगी है तो स्वपरागण की क्रिया होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें क्या हो रहा है, अवरोध उत्पन्न हो रहा है। अवरोध उत्पन्न होने का मतलब है कि पराग कण का निर्माण तो पुष्प के अंदर ही हो रहा है और वहां पर स्त्री केसर भी है। पराग कण का निर्माण कहां हो रहा है, पुष्प के अंदर, स्त्री केसर भी है, फिर भी पराग कण वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पा रहे, मतलब कोई ना कोई वहां पर उसको रोक रहा है। तो रोकने को हम क्या बोलते हैं, अवरोध उत्पन्न हो करना बोलते हैं, और इस क्रिया को बोलते हैं हरकोगेमी। आप लोग आंकड़े का आज जाके पुष्प भी देखना, घर जाके देखोगे तो आप लोगों को आंकड़े के बहुत सारे पुष्प मिल जाएंगे आपके आसपास। तो उसमें देखना कि जो आंकड़ा होता है उस आंकड़े के अंदर ऐसा पंचकोण जैसी संरचना पाई जाती है। पुष्प को जब देखो ना आप ऊपर से, तो वो जो 5 कोने वाली संरचना है वो पूरी संरचना तो होती है जायांग या स्त्री केसर वाली बात, ठीक है। इसके आसपास देखोगे यहाँ नीले रंग, नीले रंग के परागकण होंगे। ये परागकण नीले 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 कलर के होते हैं। इन नीलों में ये काले काले रंग के दाने होते हैं, देखना आज आसानी से दिख जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ये क्या है कि जो स्त्री केसर ये वाला भाग है, तो ये परागकण इस पे नहीं आ पाते क्योंकि ये इसमें धसे होते हैं अंदर ही। ये क्या है, ये परागकण इसमें धसे हुए होते हैं अंदर, तो वो बाहर नहीं निकल पाते। किसी कीट पे जाएंगे, कोई कीट आएगा, मकरंद चूसेगा, तब जाके वो परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, तो उसको बोलते हैं कीट पर परागण की क्रिया होना। कीट ले जाएगा उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उसको हम बोलेंगे कीट पर परागण की क्रिया होना, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इन परागकणों को ये पुष्प ही बाहर नहीं आने दे रहा। पुष्प की संरचना ऐसी है कि पुष्प क्या कर रहा है, इसमें अवरोध उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, हरकोगेमी की क्रिया कहते हैं, मतलब अवरोध उत्पन्न होना। जब परागकण क्या हो, पुष्प के अंदर ही बनते हैं लेकिन वो किसी कारणवश बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो उनमें क्या होता है, अवरोध उत्पन्न होता है, और अवरोध उत्पन्न होने के कारण में पर परागण की क्रिया पाई जाती है। ये हो गया आप लोगों के। अब अगला पॉइंट इसमें देखो, नंबर 4 हो गया, नंबर 5 विषम वृत्तिकात्व का लक्षण। क्या है इसमें, विषम वृत्तिकात्व का लक्षण पाया जाता है, ठीक है। अब देखो विषम वृत्तिकात्व का मतलब क्या है कि ये पुष्प है, सॉरी ये पादप है, पादप में ये पुष्प है, या तो इसकी वृत्तिका बहुत ज्यादा लंबी हो जाए या इसकी वृत्तिका बहुत ज्यादा छोटी हो जाए, और वृत्तिकाग्र पराग सॉरी इस पुंकेसर वाला भाग तो अपने ही स्थान पर रहे, या ये पुंकेसर वाला भाग यहां रहे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि विषम वृत्तिकात्व में क्या होता है कि जब वृत्तिकात्व आवश्यकता से अधिक लंबी हो जाए या आवश्यकता से अधिक छोटी रह जाए, तो उसमें भी क्या होता है, स्वपरागण नहीं होता है, तो उनमें क्या होगा, पर परागण का लक्षण पाया जाता है। विषम वृत्तिकात्व के अंदर ऐसा होता है, और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको आप लोग याद भी रखोगे, कहां लिखूं, प्रिमरोज, इसको बोलते हैं हम प्रिमुला, इसको याद रखना। एग्जाम बोर्ड पे दिख रहा है ना आप लोगों को, प्रिमुला, या अभी मैंने प्रिमरोज भी बताया था, इसका दूसरा नाम है प्रिमरोज, ठीक है। दिख रहे हैं ना सब, अब देखो इसमें एक और है, जब किसी पुष्प में, इस प्रिमुला के पुष्प में अगर वृत्तिका तो अत्यधिक लंबी और परागकोश अत्यधिक छोटा हो जाए, तो उस पुष्प को बोलते हैं हम पिनऑइड फ्लावर, ठीक है। और
स्त्री केसर वाला भाग अत्यधिक छोटा और पुंकेसर वाला भाग बड़ा हो तो उसे बोलते हैं हम थर्नओइड फ्लावर। ठीक है, ये पाया जाता है प्रिमूला में। तो आप लोगों के ये किसके लक्षण कंप्लीट हो गए? ये पर परागण के अनुकूलताएं कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या पढ़ेंगे? पर परागण की क्या पढ़ेंगे? पर परागण के लाभ पढ़ेंगे और फिर पर परागण की हानियां पढ़ेंगे, जिससे आप लोगों का पर परागण कंप्लीट हो जाएगा। महत्व या लाभ। अब जो स्वपरागण के लाभ थे ना, महत्व थे, उन स्वपरागण के महत्व को थोड़ा उल्टा करते जाना, अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, वहां तो क्या थी? विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती थी, और यहाँ क्या होगी? विभिन्नता उत्पन्न होगी। विभिन्नता पाई जाती है। विभिन्नता का मतलब समझिए ना आप लोग। विभिन्नता का मतलब ये है कि ये तो पुष्प की वृत्तिकाग्र, ये दूसरा पुष्प, ठीक है, यहां से यहां जाएगा परागकण, तो इस परागकण के जीन इस वृत्तिकाग्र पर जाएंगे और नए प्रकार का फल उत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो जो भी फल उत्पन्न होगा उस फल के अंदर इसके भी जीन आएंगे, इसके भी जीन आएंगे, तो उसमें क्या होगा? फल में विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है। तो पर परागण में विभिन्नता पाई जाती है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। फिर दूसरा पॉइंट आप लोगों को बताया था मैंने, विभिन्नता तो पाई जाएगी, सही। विभिन्नता के बाद क्या था? समयुग्मजता। वहां बताए थे हमने, जो भी संतति उत्पन्न होगी वो समयुग्म की प्रकार की होगी, लेकिन यहाँ पर जो संतति उत्पन्न होती है वो कैसी होती है? विषम युग्मजी होती है। विषम युग्मजी का मतलब समझ गए ना आप लोग? अगर जीन समान नहीं है तो वो विषम युग्मजी प्रकार की होती है। वहां बताया था मैंने कि जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिका पर गिरते हैं तो जीन समान होते हैं, उत्पन्न होने वाली संतति समयुग्मजी प्रकार की होती है। तो यहाँ पर दूसरे पादप के जीन आएंगे तो यहाँ पर उत्पन्न होने वाली संतति कैसी होगी? विषम युग्मजी प्रकार की होती है। वहां बताया था कि प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? कम होती है। यहाँ क्या होगा? प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। ठीक है ना? ऐसा मत समझ लेना कि इसमें बार बार निषेचन होगा तो इसमें प्रतिरोधक क्षमता कम नहीं होगी। इसमें भी बाद में तो प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, लेकिन उसकी अपेक्षा तो क्या है? इसमें प्रतिरोधक क्षमता अधिक पाई जाती है, तो इसलिए इसका महत्व हो जाता है ये कि इसमें प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। ये पादप प्रकृति में ज्यादा अनुकूल होते हैं। प्रकृति में क्या होंगे? ज्यादा अनुकूल होंगे ये। ठीक है, अब अनुकूल कैसे होंगे? अगर किसी भी जीव में भिन्नता आती जाएगी तो वो जीव अगली परिस्थितियों में जीने लायक रहेगा। जैसे हम जो पहले के मनुष्य हैं, तो पहले के मनुष्य में क्या हुआ? धीरे धीरे भिन्नता आती गई, तो वो जिसमें भिन्नता आती गई वो मनुष्य क्या हुआ? अधिक लंबे समय तक उसकी पीढ़ियां उसी प्रकृति में चलती रही। अगर हम में भिन्नता नहीं आती तो हम भी क्या होते? जैसे हम पहले की प्रकृति में जीवित रह रहे थे उसी प्रकृति में धीरे धीरे नष्ट हो जाते। लेकिन प्रकृति बदली तो हमें भी बदलना पड़ता है, तो इसमें क्या है? नए नए प्रकार के जीन प्रवेश करते रहते हैं पर परागण में, इसलिए क्या होता है? इनमें विभिन्नता आती है और ये प्रकृति में अधिक अनुकूलित होते हैं स्वपरागण की अपेक्षा। तो ये इसके 4 लाभ हो गए हैं। अब इसकी हानियां भी देख लेते हैं। पर परागण की हानियां, पर परागण के महत्व हो गए, पर परागण की हानियां। अब देखो, मैंने कहा कि इसके परागकण इसमें प्रवेश कर जाए
तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ये पादप अच्छा ही हो, ये रोग ग्रसित पादप भी तो हो सकता है, रोग ग्रसित पादप भी तो हो सकता है, और ये स्वस्थ पादप है। ठीक है, तो रोग ग्रसित पादप के परागकण जब स्वस्थ पादप की वर्तिका पर जाएंगे तो इसमें भी क्या करेंगे, रोग उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली हानि क्या हो गई आप लोगों के सामने, इसमें क्या है, इस परागण के कारण दुर्लभ लिख लो, सॉरी दुर्बल, दुर्बल किस्म उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, दूसरा क्या है, स्वपरागण की अपेक्षा पर परागण के लिए पराग कणों की अधिक आवश्यकता होती है। आप लोगों को बताया था मैंने, स्वपरागण में तो क्या है, कम परागकण की आवश्यकता होती है। इसकी हानि एक क्या है कि इसमें अधिक परागकण की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यदि परागकण कम संख्या में है तो हो सकता है कि उड़ते हुए कहां नहीं पहुंच पाए, दूसरे उस पर नहीं पहुंच पाए, इसलिए परागकण ज्यादा होना चाहिए। और तो फिर ऐसा ही है इसमें तीसरा पॉइंट तो ठीक है, चलो ये दो हानियां काफी हैं। ये आप लोगों के सामने स्वपरागण और परपरागण हो गया कंप्लीट। ठीक है ना, अब इसमें एक दो क्वेश्चन है वो अभी देख लेते हैं अपन, 2 मिनट लगेंगे उसमें। सिंपल सा क्वेश्चन है, स्वपरागण की अपेक्षा, स्वपरागण की अपेक्षा पर परागण में निषेचन की आवश्यकता, स्वपरागण की अपेक्षा निषेचन, स्वपरागण की अपेक्षा पर परागण में निषेचन की आवश्यकता या संभावना, आवश्यकता नहीं बोलेंगे हम, आवश्यकता अलग बात है, निषेचन की संभावना कम होती है। क्यों, स्वपरागण की अपेक्षा पर परागण में निषेचन की संभावना, निषेचन की क्या है, संभावना कम होती है। अभी जस्ट इसके पहले में ही समझाया मैंने आप लोगों को ये बात, ठीक है ना, स्वपरागण की अपेक्षा पर परागण में निषेचन की संभावना क्या होती है, कम होती है। अभी समझाया था मैंने, अब आप लोगों को बताना है क्यों, ये भी मैंने अभी आप लोगों को समझा चुका हूं। अब देखो क्यों, पर परागण में, ये पर परागण, पर परागण में परागकण दूसरे पुष्प की वृत्तिकाग्र पर जाते हैं। अगर वायु के द्वारा ये उड़ते हुए दूसरे पुष्प की वृत्तिकाग्र पर जाते हैं तो ये परागकण किसी कारणवश, हो सकता है कि कीट इन्हें खा जाए, हो सकता है कि वायु का प्रवाह इस दिशा में न हो सकता है किसी जंतु के द्वारा इन्हें पकड़कर नष्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो ये क्या होंगे, पर परागण में जो भी परागकण उड़ते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उनमें क्या हो सकता है कि कीटों के द्वारा नष्ट होने की संभावना भी रहती है। इसलिए स्वपरागण की अपेक्षा पर परागण में निषेचन की संभावना क्या होती है, कम होती है। आ गई बात समझ में, इसको आप लोग एक बार नोट से पढ़ोगे तो और अच्छे से आ जाएगा।
फिर अगला सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास, स्वपरागण व पर परागण में अंतर बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया हमारे पास। स्वपरागण में तो पुष्प कैसा होना चाहिए, हमेशा द्विलिंगी ही होना चाहिए, समझ गए। पर परागण में कैसा होना चाहिए, एक लिंगी होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ये क्या हो सकते हैं, द्विलिंगी भी हो सकते हैं। मैंने अभी बताया था विषमवर्तिकात्व हो सकता है और भिन्न काल परिपक्वता हो सकती है, द्विलिंगी। लेकिन इसमें तो क्या होना चाहिए, द्विलिंगी होगा और इसमें एक लिंगी होना चाहिए। अभी बताया था मैंने, इसमें क्या पाया जाता है, समकाल परिपक्वता पाई जाती है। समकाल परिपक्वता का लक्षण इसमें पाया जाएगा, समझ गए आप लोग। दूसरा, इसमें भिन्न काल परिपक्वता का लक्षण पाया जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या लिखोगे आप लोग, जो स्वपरागण है वो एक ही पादप में होता है, एक ही पादप में होता है, ठीक है। जो पर परागण है एक प्रजाति के दो पादपों के मध्य होता है, समझ गए आप लोग। एक प्रजाति के दो पादपों के मध्य ये होगा। चौथा अंतर क्या बता सकते हैं हम आप लोग, इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं। बताया था भी आप लोगों को थोड़ी देर पहले कि जो भी पादप के परागकण होंगे वो उसी पुष्प की वर्तिका पर गिर जाएंगे, तो उसमें नए लक्षण उत्पन्न नहीं होंगे, मतलब विभिन्नता उत्पन्न नहीं होगी। और इसमें क्या होगा, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, ठीक है। इसमें विभिन्नता होगी, इसमें विभिन्नताएं नहीं होंगी, ठीक है। अभी बताया था इसमें माध्यम की आवश्यकता कम होती है, और इसमें क्या लिखोगे, माध्यम की आवश्यकता अधिक होती है। भाई वायु के द्वारा उड़ के भी जाए, जल के द्वारा भी जाए, कीट के द्वारा भी जाए, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहिए, तो इसमें माध्यम ज्यादा आवश्यक होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और है पर परागण में, हेडिंग देख लेते हैं क्या पढ़ना है हमें। अब देखो, ये जो पर परागण है ना, ये माध्यम के आधार पर, माध्यम के आधार पर परागण दो प्रकार का होता है। अब पर परागण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। किसके आधार पर, माध्यम के आधार पर। कौन कौन सा, एक तो अजैविक और एक अजैविक पर परागण, और दूसरा है जैविक पर परागण। अजैविक में तो अजैविक कारक आएंगे। कौन सा कारक है अजैविक, एक तो वायु द्वारा होगा और एक जल के द्वारा होगा, ठीक है। जैविक में कौन आ जाएंगे, कीट के द्वारा होगा, पक्षी के द्वारा होगा, बंदर के द्वारा होगा, जंतु के द्वारा होगा, मनुष्य के द्वारा होगा, छिपकली, गिलहरी आदि के द्वारा पाया जाता है, ठीक है। तो ये पर परागण के आधार पर ये दो प्रकार का होता है, माध्यम के आधार पर।
तो अब ये माध्यम के आधार पर दो प्रकार का है, तो अब हम इसको अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, आज थोड़ा स्पीड से पढ़ा है क्योंकि फालतू के टॉपिक थे, कोई खास टॉपिक नहीं थे, ठीक है, इसलिए स्पीड से पढ़ा दिया। अगर थोड़ा कोई प्रॉब्लम आए उसमें वीडियो में, तो आप लोग एक बार वीडियो को देख लेना, दोबारा एक बार और देख लेना, 2 बार, कोई शब्द जल्दी जल्दी बोले हो तो, और कोई दिक्कत हो तो बाद में मुझे कमेंट्स कर देना, ठीक है। ओके, ठीक है ना। अब इसको स्टॉप कैसे करना है, नहीं आता। स्टॉप